क्वेश्चन नंबर 1, इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम। अब आप याद करें अपने चैप्टर को कि इसमें क्या चीज़ थी, स्पीड थी, फ्रीक्वेंसी थी, एम्पलीट्यूड थी या वेवलेंथ था। आंसर इज़ वेरी सिंपल, स्पीड। स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इन वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर 2, द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज नोन एज वेव इक्वेशन, फ्रीक्वेंसी इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन या वेवलेंथ इक्वेशन। अब देखें तीन चीज़ें, स्पीड है, फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है, तो ज़्यादा ये वेव इक्वेशन है, v = λf। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ वेव इज साउंड, इलेक्ट्रिकल, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स या मैग्नेटिक। बड़ा आसान है, लॉन्गिट्यूडनल है। ये आप याद रखें, अपनी तस्वीर आप ध्यान में रखें कि जो भी साउंड वेव होती है वो इस शक्ल की होती है और वो वेवलेंथ इस तरह मूव करती है, कंप्रेशंस होती हैं, रिफ्रैक्शंस होती हैं, तो ये कौन सी फॉर्म ऑफ वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ रे ऑफ लाइट इन अ ग्लास, ये क्वेश्चन समझ के पढ़ें, इफ़ अ रे ऑफ लाइट इन अ ग्लास इज इंसिडेंट ऑन एन एयर surface at an angle greater than the critical angle, the ray will reflect only, partially reflect and refract only। तो इस केस में रिफ्लेक्ट ओनली होएगी। क्यों, ये डायग्राम समझें, ये इंसिडेंट रेज इनसाइड अ ग्लास है और किसके ऊपर पड़ रही है, एयर के ऊपर, और एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत में ये कंप्लीटली बेंड हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल, ये बहुत आसान है, विल बी डिक्रीज्ड। ये डायग्राम देखें इसके, F = K Q1 Q2 / R², यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस, whereas it is inversely proportional to the square of distance। तो डिस्टेंस बढ़ रहा है तो दो चीज़ों के बीच में, तो उनके बीच में अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वी अप्लाई मोर वोल्टेज टू एन ओहमिक कंडक्टर, एक ओहमिक कंडक्टर है तो उसमें अंदर क्या होता है, ओहमिक होते हैं और नॉन ओहमिक होते हैं। ओहमिक कंडक्टर वो होते हैं जो कि ओहम्स लॉ V = IR को हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो क्या होएगा इस सूरत में, तो ज़ाहिर बात है ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। ये आप एक तस्वीर से समझें कि ओम यानी रेजिस्टेंस तो फिक्स है। अब आपने एक छोटे सेल लगाया हुआ है, छोटी बैटरी लगाई हुई है जिसमें 1.5 वोल्ट है, तो वो जितना करंट पास कर रहा है बस उतना ही करेगा। अब अगर आप वोल्टेज बढ़ा देंगे, यानी 2 सेल लगा दें या 3 सेल लगा दें, तो फिर करंट बढ़ जाएगा, V = IR। तो क्वेश्चन क्या था, व्हेन वी अप्लाई मोर वोल्टेज, फिर क्या होगा, मोर करंट विल पास। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। दायरा यही क्लियर आंसर नज़र आ रहा है क्वेश्चन में भी। देखें, इलेक्ट्रो यानी करंट, मैग्नेटिज्म मैग्नेट। ये आप डायग्राम देख लें, जब भी करंट किसी कॉइल में से गुजर रही है तो साथ में क्या प्रोड्यूस हो रही होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होती है। अगला क्वेश्चन है, लॉजिक गेट्स आर यूज्ड इन LDR। LDR तो खुद एक छोटी सी डिवाइस है, वो लॉजिक गेट्स उसके अंदर कहाँ से यूज़ हो सकते हैं। फिर है DC सर्किट्स, हाँ ये मुझे लग रहा है। एनालॉग सर्किट नहीं, क्योंकि एनालॉग के अंदर तो बहुत हाई वोल्टेजेस होते हैं। ये लॉजिक गेट्स हमेशा +5 वोल्ट और 0 वोल्ट के ऊपर चल रहे होते हैं। और हाउस सेफ्टी, हाउस सेफ्टी का सर्किट कुछ लोग कह देते हैं कि ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर नहीं है। बेसिकली DC सर्किट्स में हाउस सेफ्टी तो सिर्फ एक जगह है जहाँ पे ये लॉजिक गेट यूज़ हो रहा होता है, बाकी DC सर्किट्स के अंदर हर जगह लॉजिक गेट्स यूज़ हो रहे होते हैं। ये देखें मिसाल के तौर पे हाउस सेफ्टी अलार्म है, इसमें एक लॉजिक गेट यूज़ ज़रूर हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ हाउस सेफ्टी अलार्म में लॉजिक गेट्स यूज़ होते हैं। तो ये जिन लोगों ने इसका जवाब हाउस सेफ्टी लिखा था वो गलत लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल मीन्स ऑफ रिलायबल कंटिन्यूस कम्युनिकेशन बिटवीन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट एंड अर्थ। बहुत आसान है, दुनिया में जितनी भी बड़ी कम्युनिकेशन हो रही है वो माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी के ऊपर हो रही है। रेडियो वेव, साउंड वेव्स, इनके अंदर डिस्टॉर्शन होती है। ये आप तस्वीर भी याद रखें, जितने बड़े बड़े माइक्रोवेव एंटीनाज लगे होते हैं, ये दुनिया की कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के साथ कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज़ द ग्रेटेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, अल्फ़ा, बीटा, गामा। गामा तो मैंने हमेशा से याद रखा है, गामा पहलवान बहुत तगड़ा था और वो ज़ाहिर बात ज़्यादा पावरफुल था तो ज़्यादा पेनिट्रेट वही करता था।
ये डायग्राम से समझ लें। अल्फ़ा पार्टिकल जो है सिर्फ पेपर तक जाके रुक जाते हैं, बीटा पार्टिकल उससे थोड़ा आगे जाके एल्यूमिनियम तक पहुंच जाते हैं, गैमा पार्टिकल्स बहुत सारी चीज़ों में से गुजर जाते हैं, इवन लेड में से भी, लोहे में से भी गुजर जाते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। तो गैमा को आपने गामा पहलवान से याद रखना है, पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है वट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस अ 6 ओम रजिस्टर व्हेन 3 एम्पियर ऑफ करंट पासिस थ्रू इट। बहुत आसान, सिंपल ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। करंट कितना है 3 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 वोल्ट्स। फाइनल क्वेश्चन, इफ द टर्न रेशियो ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज 10, दो चीज़ें याद रखनी है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और टर्न रेशियो कितनी है 10, तो इसका क्या मतलब हुआ, तस्वीर से समझें। स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी कि जो प्राइमरी साइड पे हैं उसके मुकाबले में सेकेंडरी साइड पे ज़्यादा है। रेशियो इसने क्या बताई है कि प्राइमरी साइड के मुकाबले में सेकेंडरी साइड पे 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो NS इज इक्वल टू 10 टाइम्स NP इसका आंसर होगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके टीचर ये वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखें तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई किया करें।